ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। आपको बच्चों पता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस जब चेंज करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको क्या बोलते हो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो पहले फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तब आप यूज करते हो जब दो ऑब्जेक्ट के मासेस आपको पता हो। एक मास आपको ये पता है m1 और दूसरा मास पता है m2 और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है d। जब आपको ये दो चीजें पता होती हैं तब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हो। क्या करने के लिए, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स काउंट करने के लिए। F इक्वल टू फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ये बच्चों होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स मासीय ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। अगर मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। मुझे इसकी वैल्यू अभी नहीं रखनी है, अभी आपको कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है कि जब डिस्टेंस हाफ कर दो, जब डिस्टेंस d रहती है तो फोर्स F रहता है। when distance between the object reduced to half। अब आप क्या कर दीजिए, इनकी बीच के जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस उसको हाफ कर दीजिए। जैसे ही बच्चों हाफ करोगे, जरा देखो, ये पहले d डिस्टेंस थी, अब डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2। इसको जरा प्रैक्टिकली सोचिए, फॉर्मूले से प्रैक्टिकली सोचिए। क्या होता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप कम करते हो वैसे ही फोर्स भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे डिस्टेंस कम करोगे वैसे फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स कम। तो क्या होने वाला है, वैल्यू पुट कर दीजिए। F इज इक्वल टू आ जाएगा G m1 m2 और D की वैल्यू पुट करोगे d/2। यहीं पर ज्यादा गलतियां होती हैं, d/2 लिख करके बच्चे छोड़ देते हैं, स्क्वायर नहीं करते। आपको करना है, क्या आ जाएगा, तो ये f डैश हो जाएगा। जब डिस्टेंस d थी तो फोर्स F था, जब डिस्टेंस आधी हो गई या डबल हो गई या ट्रिपल हो गई वहां पर f डैश आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, G m1 m2 अपॉन d²/4। तो 4 ऊपर जाएगा तो G m1 m2 अपॉन d²। तो ये चीज बच्चों होती है F। यहां से आ गया 4F। इस तरह से देख रहे हो बच्चों कि फोर्स हो जाता है 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा है आपसे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस, व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देयर मासेस। इसका फॉर्मूला भी होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, वो क्या होता है, G। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है हैवी ऑब्जेक्ट, एक होता है लाइट ऑब्जेक्ट। तो मैंने मान लिया है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसका मास me और लाइट ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल r लिखिए या re का स्क्वायर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। re इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एक मास अर्थ है, एक मास कोई ऑब्जेक्ट है। अब आप चाहे m1 m2 लिख लीजिए या m लिख लीजिए। यहां से बोला जा रहा है कि जो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। यहां लिखा है ना कि मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। इसका मतलब ये हुआ दैट इज Fg प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है, वेयर, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सा मास है, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है। और me क्या है, हैवियर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हैवियर ऑब्जेक्ट क्या करता है, पुल करता है लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ। जब पुल करेगा तो किसी ना किसी फोर्स से करेगा, और किसी ना किसी फोर्स के करेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन जरूर होगा। उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो यहां पे ये चीज लिखी है, ये चीज क्या है, अगर Fg प्रोपोर्शनल टू m है, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बच्चों ये आएगा दैट इज
दैट इज GME/RE² इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए। और ये चीज जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, वो होता है स्मॉल g, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है, ये होता है बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक क्या समझ में आया, अभी तक आपको ये आया कि जो फर्स्ट लाइन में लिखी गई बात है वो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। तो मैंने लिख दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस है। ये तभी हो सकता है जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो और ये चीज जो होती है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। इसका मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होगी तब क्या होगा, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो फॉल फास्टर नहीं करेगा। मतलब हैवी ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट दोनों सेम टाइम पर सेम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे ग्राउंड पर। ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है। किसने किया है, रॉबर्ट बॉयल ने किया है। उन्होंने एक वैक्यूम चेंबर लिया था और उसके अंदर एक बॉल को और फेदर को एक साथ ड्रॉप किया, तो दोनों एक साथ नीचे आ रहे थे और सेम टाइम पर सेम स्पीड से अर्थ को स्ट्राइक करते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा चुका है। वहां पे क्या बोला गया कि दोनों चीजें लाइटर ऑब्जेक्ट और हैवियर ऑब्जेक्ट एक साथ फॉल करेंगे, एक साथ रीच करते हैं अर्थ सरफेस पर, अगर वहां पर क्या हो, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए। अगर जी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तब हम बोलते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट एंड लाइटर ऑब्जेक्ट रीच एट द ग्राउंड एट अ सेम टाइम विथ सेम स्पीड। तो यहां लिखा जाएगा क्या, लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स act on all object in proportional to their masses, that is Fg proportional to m. This is possible only if acceleration due to gravity is constant। ये आपको आंसर में लिखना है, ये चीज बता दीजिए, उसके बाद यहां से लिख दीजिए कि दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। व्हेन acceleration due to gravity is constant for heavy as well as lighter object both falls with same speed and reach the ground in same time। तो ये बच्चों होता है इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर, जो इसको लिखा जाता है कि एलेबोरेट करके कि इसका क्या आंसर लिखना चाहिए। आपको ये भी पता होगा बच्चों, जो GME आया है, जो G आया है, इसमें देख रहे हो कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शन है, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का मतलब है वैक्यूम है। वैक्यूम में ही ये सारी चीजें ऐसी परफॉर्म हो सकती हैं, अदरवाइज ऐसा केस पॉसिबल नहीं है।
आपको बताना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगी तो इसका एक्सपेरिमेंट भी है, आप एक्सपेरिमेंट को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बच्चों।